कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड सियोक्चुल से होती है, जो किसी झगड़े से लहूलुहान होकर लौट रहा होता है और एक ट्रेन में आकर बैठ जाता है। सामने एक बच्ची बड़ी हैरानी से उसे देख रही होती है। देन वो हमारी फीमेल लीड मियंग के पास आता है, जो बस स्टॉप पर उसका ही इंतजार कर रही थी। वो उसकी ऐसी हालत देख परेशान होती है, पर वो उससे कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे बस में बैठा देता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और मियंग उसे देख बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सीन बदलता है और सियोक्चुल अपने बारे में बताता है कि वो कैसे कभी एक पोएट और नॉवेलिस्ट बनना चाहता था। फिलहाल तो वो एक पोएट्री वर्कशॉप में बैठा होता है, लेकिन वहाँ भी लोग उसकी असली पहचान पकड़ लेते हैं कि वो एक गैंगस्टर है। अब जैसे सियोक्चुल वर्कशॉप से बाहर आता है तो उसे उसका पुलिस वाला दोस्त कॉल करके बताता है कि मैं दो दुश्मन गैंग्स के बीच सुलह करवाने जा रहा हूँ और बता दूं कि उनमें से एक गैंग तुम्हारी ही है। उसके बाद हमें एक मजेदार बात पता चलती है कि दोनों गैंग्स के बीच सुलह करवाने वाला कोई और नहीं, सियोक्चुल के डैड हैं, क्योंकि वो खुद एक रिटायर्ड गैंगस्टर जो ठहरे। घर पहुंचकर सियोक्चुल और उसकी मॉम की बातों से पता चलता है कि सियोक्चुल की बड़ी बहन सियोक्योंग ने जुए में उनके घर के कागज छाड़ दिए, यानी ये लोग काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब सियोक्योंग ये कांड करने के बाद कहीं छुप कर बैठी है, क्योंकि अगर वो घर आई तो उसके पापा उसकी टांगे तोड़ देंगे। सियोक्चुल भी उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा है, पर उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सियोक्चुल की छोटी बहन सियोकी को दिखाया जाता है, जो कि एक नर्स है और सियोक्चुल के पुराने स्कूल दोस्त, जो कि अब डॉक्टर बन चुका है, उसे डेट कर रही है। यह सियोक्चुल अपने गैंग के अड्डे पर आता है और अपने बॉस से कहता है कि अब मैं ये गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर पहले तो उसका बॉस राजी नहीं होता, पर बाद में मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे एक आखिरी काम करना होगा कि जो लोग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हटाना है। सियोक्चुल को भी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत तो थी ही, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन आखिरी बार उसके बाद जैसे ही वो अपनी छोटी बहन सियोकी के लिए किमची लेकर हॉस्पिटल आता है, तो वही उसकी मुलाकात मियंग से होती है, वही लड़की जिसे वो बस स्टॉप पे मिला था। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम बाद देख हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तभी वहाँ सियोकी भी आ जाती है और अब तीनों कैफे जाकर बात करते हैं। मियंग और सियोकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि मियंग अब एक म्यूजिशियन है और अपना म्यूजिक यूट्यूब पर डालती है, लेकिन उसे स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगता है। सियोक्चुल और मियंग दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो दोनों पहली बार ही मिल रहे हों, लेकिन दोनों के चेहरे से उनकी पुरानी जान पहचान साफ झलकती है और ये बात सियोकी नोटिस कर लेती है। बाद में दिखाते हैं कि सियोक्चुल मियंग से मिलके काफी खुश था और उसके गाने सुनते हुए जा रहा होता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब ये दोनों अपने स्कूल टाइम में थे, तब उन दोनों ने एक दूसरे से ये कन्फेस करा था कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, मतलब ये दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन फिर एक दिन मियांग अचानक गायब हो गई। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अभी वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है, इसलिए वो सियोकी से मदद मांगती है और सियोकी उसे खुशी खुशी थोड़े पैसे दे देती है। अगले दिन मियांग एक ऑडिशन के लिए जाती है। वो वहाँ काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे ही वहाँ और लोग आने लगते हैं, उसका डर उस पर हावी होता जाता है। वो कुछ गा ही नहीं पाती और ऑडिशन में फेल हो जाती है। यह सियोक्चुल अपनी बहन से मियांग का नंबर लेने आता है, तो वो समझ जाती है कि उसके अंदर मियांग के लिए फीलिंग्स तो है। वो उसे ये भी बताती है कि मियांग भी तुम्हारा नंबर मेरे से मांग रही थी। वो ये सुनकर सरप्राइज और खुश दोनों होता है। देन सियोकी उसे मियांग की कंडीशन के बारे में बताती है, मतलब उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में, और वहाँ से मियांग का नंबर दिए बिना उसे चढ़ाकर चली जाती है। देन तभी मियांग सियोक्चुल को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है, मतलब सियोकी ने मियांग को सियोक्चुल का नंबर दे दिया था। खैर सियोक्चुल इतना खुश होता है कि वो मियांग से मिलने के लिए भागा भागा चले आता है। उसने उसे उस जगह मिलने के लिए बुलाया था जहाँ वो काम करती है, मतलब कैफे में। बातों बातों में उनकी दोस्ती एक बार फिर से गहरी होने लगती है। वो उससे माफी मांगती है कि वो उसकी लाइफ से बिना बताए चले गई। सियोक्चुल कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी कुछ वजह रही होगी, कोई बात नहीं, ये सब बस पास्ट में, उसे पास्ट में ही रहने दो। देन दोनों ही कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को काफी मिस किया और हर पल बस वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते थे। देन सियोक्चुल उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं गया। सच ये है कि मैं लोगों के सामने गा नहीं सकती। जब कोई मुझे गाते हुए देखता है मैं पैनिक होने लग जाती हूँ और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। देन उसे याद आता है कि उसे तो अपनी मॉम से मिलने जाना है। सियोक्चुल उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर तो वो दोनों
साथ में मियांग के मॉम से मिलने के लिए नर्सिंग होम आते हैं। मियांग की मॉम की तबीयत खराब होती है, इसलिए वो नर्सिंग होम में रह रही हैं। यानी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, मगर इतनी भी खराब नहीं होती कि वो किसी को पहचान न सके। सियोक्चल उन्हें अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है तो मॉम उसे झाड़ू कहकर बुलाती है। पहले तो दोनों को ही समझ नहीं आता कि मॉम ने ऐसा क्यों कहा। देन फिर सियोक्चल को याद आता है और वो कहता है, मैं हमेशा मियांग को देखने के बहाने आपकी शॉप में आता था और आप मुझे झाड़ू से मारकर भगा देती थी, है ना? तो मॉम हंसते हुए कहती है हाँ। तो वहीं मियांग ये जानकर शॉक होती है, यानी सरप्राइज। देन ये दोनों जब नर्सिंग होम से जाने लगते हैं तो वहाँ सियोक्चल नोटिस करता है कि कुछ ओल्ड लोगों के लिए एक आदमी गाना गा रहा है, लेकिन वो लोग तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब वो मियांग को उनके बीच ले जाकर अनाउंस करता है कि ये आप लोगों के लिए गाना गाएगी। मियांग हिचकिचाते हुए धीरे से कहती है, तुम्हें पता है ना मैं लोगों के सामने गा नहीं सकती। तो वो कहता है, जरा ध्यान से देखो, ये लोग तुम पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तब जाके वो ये चीज नोटिस करती है और थोड़ी देर के लिए गाना गा पाती है। ये उसके लिए छोटा सा ही सही पर इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। देन सियोक्चल मियांग को उसके घर ड्रॉप कर देता है। बाद में उसकी बहन सियोकी उसे कॉल करके बताती है कि मैंने सियोक्योंग का पता ढूंढ लिया है, वही जो इनका घर गिरवी रखवा कर छुप कर बैठी है। एक्चुअली सियोक्योंग की पुरानी दोस्त हॉस्पिटल आई थी पीठ दर्द की वजह से, और सियोकी को उससे ही पता चलता है कि सियोक्योंग अभी कहाँ पर है। अब दोनों भाई बहन तुरंत एक जुए के अड्डे पर आते हैं जहाँ सियोक्योंग काम कर रही है। वो अपने दोनों भाई बहन को वहाँ देख शॉक हो जाती है और वो दोनों उसे पकड़कर घर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। ऑफ कोर्स वो जाना नहीं चाह रही होती है। इस चक्कर में वहाँ की ओनर को लगता है कि सियोक्योंग के पीछे फिर से कोई लोन शार्क्स पड़ गए। वो उसे बचाने के लिए अपने गुंडे को वहाँ भेजती है। तब सियोक्योंग उन्हें बताती है कि वो उसके भाई बहन है। तभी वहाँ ओनर आती है तो सियोक्योंग उसे भी समझाने लगती है, लेकिन वो तो उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो कोई नौकर हो। और ये देख उसकी छोटी बहन सियोकी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस ओनर से भिड़ जाती है और अब दोनों एक दूसरे के खूब बाल नोचने लगते हैं। इन शॉर्ट वहाँ हंगामा मच जाता है और वहीं अब सियोक्चल पर भी गुंडे अटैक करने लगते हैं तो वो उनको मारने में बिजी हो जाता है। और जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई वो तो चुप करके कोने में बैठ गई थी डर के मारे। खैर लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। तभी वो देखती है कि वहाँ की ओनर ने सियोकी का मुंह दबोच लिया है। अब उसकी छोटी बहन को तड़पते देख वो गुस्से में आकर एक लंबी जंप मारकर डायरेक्ट अपने सर से उसका ही सर फोड़ देती है, जिससे तो वो बेहोशी हो जाती है और बाकी सब शॉक। लेकिन बाद में सियोक्योंग को पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया। और इसी धमाके के साथ ये पार्ट पूरा होता है गाइस।